के एजुकेशन पॉइंट माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 1 का। मैंने एक पार्ट कराया था, पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाकर सबसे पहले देखें, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है और सबसे पहला था। और उसके बाद ही आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा, ठीक है। जिसने नहीं देखा वो देख ले, उसके बाद ही ये वाला देखे तो अच्छे से समझ में आएगा। उसमें भी मैंने 10 ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस जो है हमारा 2023 का, उसके अकॉर्डिंग मैं सब आपको करा रही हूँ। और जो टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो रिपीट होते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ। और इस तरीके से टॉपिक बता रही हूँ ताकि आपका कोई सा भी क्वेश्चन आए तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से आएगा, तो आप आराम से कर पाएंगे। सो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वो है, टू बी अ सक्सेसफुल HR प्रोफेशनल वन मस्ट हैव एक्सीलेंट क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट डिस्कस। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सिंपली एक चीज़ पूछी गई है कि जो हमारा HR का जो प्रोफेशनल होता है उसमें कौन से, एक सक्सेसफुल HR प्रोफेशनल के अंदर कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो कि होनी ही चाहिए, वो हमें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, दैट अ गुड HR प्रोफेशनल मस्ट पोजेस आर। कौन क्वालिटी की? तो सबसे पहले आती है नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन ह्यूमन रिसोर्स की। जो भी HR हम डिसाइड करेंगे, जो भी HR होगा, ह्यूमन रिसोर्स होगा, जो अलग अलग स्टेज पे काम कर रहा है, उसको एक अच्छी खासी नॉलेज होना और उसके अंदर एक एक्सपर्टीज होना ही बहुत ज़्यादा एसेंशियल क्वालिटी का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि जितनी अच्छी नॉलेज होगी वो उतनी जल्दी चीज़ों को हैंडल कर पाएगा। डेली के चैलेंजेस होते हैं जो कि HR को देखने पड़ते हैं, वो आराम से उसको टैकल कर लेगा। कोई भी तरीके का इशू है तो वो भी वो आराम से सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन ह्यूमन रिसोर्स। सेकेंड वन इज कम्युनिकेशन, राइट। कम्युनिकेशन का मतलब आता है गुड HR प्रोफेशनल मस्ट पोजेस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके अंदर होनी चाहिए। अगर वो एक अच्छा स्पीकर है और एक गुड लिसनर है तो कहीं ना कहीं वो डील करेगा लोगों के साथ, फ्रेंडली नेचर रखेगा, प्रोफेशनल मैनर में भी रखेगा, बट काम की जगह काम करेगा और इतना ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का होगा कि कहीं ना कहीं चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं, HR प्रोफेशनल्स होंगे, एज ए डायरेक्टली डील विद द ह्यूमन एलिमेंट इन द बिजनेस के अंदर डील करनी पड़ती है तरह तरह की। ये नहीं है कि वो किसी भी पर्सन को ये बोल रहा है कि आपसे तो होगा ही नहीं, या इस तरीके से कुछ बोलेगा तो डेफिनेटली वो फ्रेंडली नेचर का अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसको बहुत सारी दिक्कतें होंगी और उसकी कोई सुनेगा नहीं, उससे हर कोई चिढ़ेगा। तो कम्युनिकेशन एक अच्छा होना चाहिए। थर्ड वन इज मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। इसके अंदर होता है बेसिकली कि HR प्रोफेशनल शुड बी गुड एट टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर HR प्रोफेशनल शुड मैनेज हिज टाइम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, राइट, कि अगर वो काम को सही टाइम पे सही वक्त पे कर लेता है तो वर्कर भी उससे सीखेगा, 2-3 चीज़ें सीखेगा। और वो कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अगर काम करता है तो उससे उसको तो बेनिफिट होगा और कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके गोल्स भी जल्दी अचीव हो जाएंगे, राइट। एंड फोर्थ वन इज ट्रस्ट वर्दी। एक HR प्रोफेशनल के अंदर ट्रस्ट वर्दीनेस होनी ही चाहिए। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो हर एक HR प्रोफेशनल में होनी ही चाहिए। क्योंकि HR प्रोफेशनल शुड ट्राई हिज बेस्ट टू कीप हिज क्रेडिबिलिटी, राइट। कि अगर वो हर चीज़ को लेके कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट वर्दीनेस है उसके अंदर काम करने के लिए, वो अपने काम को लेके बिल्कुल ये नहीं सोचता कि मैं क्यों करूं या ये इससे मेरे को क्या बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि वो बेसिकली यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है तो उसको ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर होने ही चाहिए। तो आपको चारों के चारों क्लियर होते होंगे, इसमें आप खुद भी बना के लिख सकते हैं जो मैंने आपको समझाया, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस चाहिए तो HRM जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल्स को अदा करता है, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन की वजह से, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। लेकिन इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या होता है। सो वो एक्सप्लेन करने को आता है। उसके बाद ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो HRM है, जो कंसीडर किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट मानी जाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्योंकि देखो, हर एक चीज़ जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई भी चीज़ काम कर रही होती है तो बिना ह्यूमन रिसोर्स के तो वो कुछ काम ही नहीं है। इसीलिए उसको एक एसेट का नाम दिया गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि वो दे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, दोनों के लिए मैं डिक्टेट कर रही हूँ ताकि दोनों को दिक्कत ना हो, राइट। तो जो HRM है प्लेज एन वाइटल रोल इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, राइट।
तो सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करूँ तो वो आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है HRM हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड फेवरेबल एटीट्यूड अमंग वर्कर। देखो होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव का मतलब बेसिकली क्या होता है, उद्देश्य होता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो वर्कर्स होते हैं उनका, अगर उनके HR का एक अच्छा पॉजिटिव और फेवरेबल एटीट्यूड है अपने वर्कर्स को लेके, तो कहीं ना कहीं इससे सक्सेस ज़रूर मिलेगी और वो आगे काम करेंगे, उनको मोटिवेशन मिलेगा। और जो HR है, HRM में होता है, उसका मकसद ही क्या होता है कि रिसोर्सेज की वेस्टेज को कम से कम करना, और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको एक तरीके से सही तरीके से काम करवाना। एंड दूसरा आता है सेकेंड पॉइंट आता है रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग का, जिसके अंदर क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है प्रिपेयर प्लान एंड स्ट्रैटेजीज बनाता है, जिसकी वजह से हायरिंग की जाती है राइट काइंड एंड नंबर ऑफ पीपल्स की, कि कितने लोगों की ज़रूरत है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 लोगों की ज़रूरत है और हम 10 लोग रख रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो लोग काम कर रहे हैं वो भी ढंग से नहीं कर पाएंगे, उनको भी डिस्टर्बेंस फेस होगा। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब एक डिज़ाइन बनाना, पूरा क्राइटेरिया के साथ काम करना कि किस जॉब के लिए कौन सही रहेगा। अब किसी पर्सन को अकाउंट्स का काम आता नहीं है, वो 8th पास है और उसके बाद हम उसको सीधा अकाउंट्स का काम दे दें, तो डेफिनेटली ये चीज़ बिल्कुल गलत हो जाएगी और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस कभी नहीं ले पाएंगे। साथ ही साथ अगर हमने किसी को सही जगह पे रख दिया है तो उसको ट्रेनिंग देना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग नहीं देंगे तो टाइम ज़्यादा लगाएगा और वेस्टेज भी ज़्यादा करेगा, राइट। थर्ड वन इज परफॉर्मेंस अप्राइजल्स। अप्राइजल्स का मतलब होता है असेस करना कि एम्प्लॉय की कहीं ना कहीं जो भी वो वर्क कर रहा है उसको मेज़र करना, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही तो हमारी, आप देखते होंगे कि प्रमोशंस होते हैं, वो क्यों होते हैं, कहीं ना कहीं उनको देखा जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है कि वो कितना कर पा रहे हैं या आगे कितना कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन है वो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा और उसको जो है हम यहाँ पे प्रमोशन देते हैं, नहीं। तो परफॉर्मेंस अप्राइजल में यही होता है कि HRM मोटिवेट करता है पीपल को वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क एज पर द पोटेंशियल। HR मैनेजर जो है बेसिकली उनको यही हेल्प करने का काम करता है, ताकि वो इनकरेज करें एम्प्लॉय को कि वो अपनी तरफ से बेस्ट दे, ताकि वो आगे जाके वर्क करें, और जिससे कि अगर वो उन लोगों को मोटिवेट करेगा तो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस भी होना पॉसिबल है। एंड फोर्थ वन इज मेंटेनिंग वर्क एटमोसफेयर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। HRM मदद करता है मेंटेन करने में गुड एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा हेल्दी और वर्क एनवायरनमेंट को मेंटेन करना। क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्लिगेशन है HR डिपार्टमेंट की टू प्रोवाइड अ सेफ एंड हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट टू द वर्कर। उसको साफ सुथरी चीज़ें मिलेंगी बिल्कुल सफाई से, बिल्कुल सेफ तरीके से। तो कहीं ना कहीं एक टीम स्पिरिट जब आ जाती है ना काम करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। इससे हमारा अगर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा तो भी कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में ही एंड में काउंट होता है। एंड फिफ्थ वन इज मैनेजिंग डिस्प्यूट्स हर जगह होते हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो। मैं स्कूल का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोग अभी स्कूल से पढ़कर आए हैं, सो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो आप कहीं भी जाते हैं डिस्प्यूट होना इट्स कॉमन, राइट। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में भी होते हैं। तो बेसिकली HRM का क्या एक ऑब्लिगेशन है कि वो डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्ट जो हो जाते हैं वर्कर और एम्प्लॉय के बीच में, उसको एज अ मीडिएटर सॉल्व करे और दोनों तरफ से सुनकर उसको एक अच्छी डील करे, ताकि वो एक अच्छा मीडिएटर होगा तो कहीं ना कहीं इश्यूज को जल्दी सॉल्व कर देगा और एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज की जो बीच की जो गैप है उसको करेक्ट कर देगा, राइट। तो मैंने पूरा का पूरा सक्सेस भी आप लोगों को बता दिया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पेपर बनता है आप लोगों का, लेकिन HR पॉलिसीज तो पता होनी ही चाहिए, लेकिन वो पेपर में आपसे पॉलिसीज के मतलब बेनिफिट्स, लिमिटेशंस ये सब पूछता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। देखो पॉलिसीज क्या होती है। पॉलिसीज हम क्लास 12th में ऑलरेडी ये पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी डिक्टेट कर रही हूँ साथ साथ, ताकि जो लोग इंग्लिश में से पढ़ेंगे सो उनको भी दिक्कत ना हो। तो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज जो आर फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर एंड डिक्टेट how certain matters should be assessed in their workplace including employees rights and duties, right। policies वैसे अगर हम सिंपल भाषा में समझें कि policies होती क्या है, तो देखो policies का मतलब ही क्या होता है कि हमने पहले से ही policies बना दी हैं ताकि बाद में जाके झगड़े कम से कम हो, हर चीज़ क्लियरली डिफाइंड हो। जैसे मैं बताती हूँ HR पॉलिसीज
का पूरा मतलब क्या है। अगर हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, ठीक है, किसी पीपल की ज़रूरत है, तो हमें कितने की ज़रूरत है, फिर कितना क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर हमने बोला है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ ग्रेजुएट लोगों की ज़रूरत है, तो वो एक पॉलिसी का पार्ट है कि हम लोगों को सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए, या मास्टर चाहिए। जो भी क्राइटेरिया है ऑर्गेनाइजेशन का वो पहले से ही बता दे, तो वो एक प्रॉपर पॉलिसीज़ बना के चलता है। तो वही ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ हैं कि ह्यूमन यानी जो पीपल को जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिया जाएगा उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, कितना वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितनी उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की या इंग्लिश, वट जो भी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो पहले से बताए। तो वो HR पॉलिसीज़ का पार्ट होता है, मतलब फॉर्मली रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो करता है ये, ठीक है, फाइन। उसके बाद अगर हम बात करें इसके करेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे तो मैंने यहाँ बेनिफिट्स लिखे हैं। मेन करेक्टरिस्टिक बोल लो, नेचर बोल लो, ठीक है, फीचर्स बोल लो, तीनों एक ही बात होती है, यहाँ मैं लिख रही हूँ, ठीक है। फीचर्स बोल लो आप, या फिर नेचर बोल लो, ठीक है, या फिर करेक्टरिस्टिक बोल लो। ये तो आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, तीनों एक ही चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये अगर लिखी हुई आई है दैट मीन्स तीनों में से कोई एक चीज़ पूछे तो दैट मीन्स आपको फीचर्स वगैरह ही बताने हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, HR पॉलिसी प्रेजेंट करता है प्रिंसिपल दैट गाइड द ऑर्गेनाइजेशन एथिकल वैल्यूज ऑफ एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय की एथिकल वैल्यूज को बताता है, गाइड करता है उसको। एंड सेकंड वन इज HR पॉलिसी आर फॉर्मुलेटेड आफ्टर कंसिडरिंग द लॉन्ग रेंज प्लान्स एंड नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नीड किस चीज़ की है और जो हमने लंबे समय वाले जो प्लान्स बना रखे हैं उनके बीच का क्या कनेक्शन है। सो इस तरीके से है HR की जो पॉलिसीज हैं वो डेवलप करती हैं कहीं ना कहीं जो हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और सपोर्ट होता है एक मैनेजमेंट का, वो किस तरीके से वर्क करेगा, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स में मैंने यहाँ पे सबसे पहला लिखा है प्रिवेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपको हर जगह मिल ही जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहला आता है प्रिवेंट डिस्प्यूट्स, राइट। तो पहले वाले में अगर मैं बताऊं तो इसमें क्या होता है कि प्रिवेंट मेनी डिस्प्यूट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसको सॉल्व करना ही पड़ता है। तो HR पॉलिसीज क्या करती है, इसका एक बेनिफिट दे देती है कि अगर आपने पहले से पॉलिसीज बना रखी है तो डिस्प्यूट होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपने पहले ही वो चीज़ बता दी है। लेकिन अगर आपने पहले से पॉलिसीज बनाई ही नहीं है तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन को नीड है ग्रेजुएट लोगों की, और जो कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में बताया ही है। तो ऐसे तो 12th पास 10th पास बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो बाद में वो ये भी बोल सकते हैं एम्प्लॉयज़ जो भी उन्होंने अप्लाई करा है, जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो ये भी बोल सकते हैं कि आपने पहले अपनी पॉलिसीज़ क्यों नहीं बताई या आपने पहले प्लान्स क्यों नहीं बताए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो इससे पहले अच्छा है कि पहले से ही पॉलिसीज़ बन जाए, राइट। तो वो सारी चीज़ें आती हैं। एंड सेकेंड वन इज़ प्रमोशन, प्रमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं पे अगर आप सोचो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो और आपकी 10 साल पहले भी स्टेज वही हो, 10 साल पहले भी आपको वही सैलरी मिल रही हो, आज भी उसका कोई प्रमोशन नहीं हो, तो आप सोचोगे मैं इस कंपनी में हुई क्यों, राइट। तो प्रमोशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड वन इज कंपनसेशन एंड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन से क्या है कि कंपनसेशन देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि HR स्टाफर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ जॉब एनालाइजर टेक्निक्स होती हैं। सर्वे किया जाता है मार्केट का कि एम्प्लॉय को क्या देना है, क्या कंपटीशन चल रहा है, किस तरीके से पॉलिसीज इवैल्यूएट होंगी, मैनेजमेंट, इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब HR पॉलिसीज में पहले से ही कुछ आपने ऑर्गेनाइजेशन सुनी होंगी जो पहले से ही ट्रेनिंग देती हैं। वो बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर किसी पर्सन को कोई नया एप्लीकेशन चलाने को मिल जाए और वो उसको आता नहीं है और उसको डायरेक्ट सिस्टम पे बिठा दिया जाए और बोला कि आपको ये इस पे काम करना है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को इस ऐप पे काम करना है और उसको पता ही नहीं है कैसे चलता है ये, तो वो तो टाइम की वेस्टेज करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले 10 या 15 दिन के जितने भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे देंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, डेवलपमेंट भी हो जाएगा, राइट। एंड फिफ्थ वन इज रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एडवर्टीजमेंट करना, हायरिंग करना एम्प्लॉयज़ की कोर फंक्शन ऑफ HR, बिकॉज सच पॉलिसी प्रोवाइड राइट टाइप ऑफ पीपल एट अ राइट प्लेस। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या होता है कि रिक्रूटमेंट का मतलब ये क्या है कि हम लोगों को बुला रहे हैं। अब लोगों को बुलाने के कई तरीके होते हैं, या तो आप एक्सटर्नल सोर्स से बुलाएं या फिर इंटरनल सोर्स से बुलाएं, ये तो आपने क्लास 12th में भी पढ़ा था। लेकिन वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिलीव किस में करती है, वो ज़्यादा कहाँ से बुलाना चाहती है, हायरिंग कहाँ करना चाहती है। ये नहीं है कि उसको 2 जने आए, दोनों जनों को फिट कर लिया, जबकि वो उनको चाहिए थे ग्रेजुएट, उन्होंने रख लिए 10th पास। तो ऐसा नहीं है, इससे ऑर्गेनाइजेशन की बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान में चली जाएगी। इसीलिए वो एडवर्टीजमेंट करते हैं ताकि राइट पर्सन सही जगह पे आके काम को कर।
सो आज के लिए इतना ही। जो भी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम वीडियो बनाए सिलेबस, वो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। सो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूनिट नंबर 2 प्रोक्यूरमेंट करा दूंगी। सो यूनिट नंबर 1 यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।